सच्ची शिक्षा वही है जो हमें सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा से भर दे। यह वाक्य उस व्यक्ति का है जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, ज्ञान और मानवता को समर्पित कर दी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति पद तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दर्शन शास्त्र के उस शिखर तक पहुंचा जहां से पूरी दुनिया ने उन्हें देखा और सुना। उनका जीवन एक संदेश था कि किताबें हमें तथ्यों से परिचित करा सकती हैं, लेकिन असली शिक्षा हमें इंसान बनाती है। सोचिए, एक बच्चा छोटे से गांव में जन्मा, आर्थिक तंगी से जूझता, लेकिन भीतर ज्ञान की असीम प्यास लिए हुए। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने विचारों से दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़ा होता है। ये कहानी सिर्फ राधाकृष्णन की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो मानता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, ज्ञान और विचारों की शक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। आज जब हम शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का साधन समझते हैं, तब राधाकृष्णन हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा का असली मकसद है इंसान को अच्छा इंसान बनाना। उन्होंने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य बुद्धि और चरित्र का विकास है। यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। लेकिन सवाल ये है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला यह बालक किस तरह भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचा, कैसे उसने वेदांत और उपनिषद के गूढ़ विचारों को दुनिया तक पहुंचाया, कैसे उसने पश्चिमी दुनिया को यह सिखाया कि भारत केवल आध्यात्मिक भूमि ही नहीं बल्कि विचारों का महासागर है। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के दक्षिण के एक छोटे से शहर से, जहां एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक ने गरीबी, संघर्ष और सवालों से भरे बचपन को जिया। और इन्हीं सवालों ने उनके भीतर उस जिज्ञासा को जन्म दिया जिसने उन्हें दुनिया का महान दार्शनिक और शिक्षक बना दिया। तो आइए हम यात्रा शुरू करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन और दर्शन की, जहां हर संघर्ष एक सबक है, हर विचार एक प्रेरणा है और हर उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि विचारों की ताकत ही इंसान को अमर बना देती है। क्योंकि राधाकृष्णन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं। वे सिर्फ विद्वान नहीं थे, वे विचारों के साधक थे। सिर्फ शिक्षक नहीं थे, बल्कि शिक्षक की गरिमा का जीवंत प्रतीक थे। और जब राजनीति का समय आया तो उन्होंने उस पद पर भी वही गरिमा बनाए रखी। राष्ट्रपति बनकर भी खुद को सत्ता का शासक नहीं बल्कि जनता का सेवक माना। उनकी जिंदगी हमें यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चाई, ज्ञान और करुणा के रास्ते पर चलता है तो वह सत्ता में बैठकर भी विनम्र रह सकता है। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन राधाकृष्णन की जयंती है, लेकिन यह दिन सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है बल्कि शिक्षा और शिक्षक के महत्व का उत्सव है। जब छात्रों ने उनसे आग्रह किया कि उनके जन्मदिन को मनाया जाए तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मेरे जन्मदिन को यदि आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे तो मुझे गर्व होगा। यही था उनका दृष्टिकोण, व्यक्तिगत महिमा की जगह सामूहिक सम्मान। उनका दर्शन केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं था। वे मानते थे कि भारतीय संस्कृति का सार केवल मंदिरों या शास्त्रों में नहीं बल्कि हर इंसान की जीवन शैली, उसकी नैतिकता और उसकी करुणा में है। उन्होंने भारतीय वेदांत को पश्चिमी दुनिया के सामने इस तरह प्रस्तुत किया कि पश्चिम ने पहली बार पूर्व की आध्यात्मिक गहराई को समझा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी नामक छोटे से नगर में हुआ। यह स्थान प्राचीन मंदिरों और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। उनका परिवार ब्राह्मण था, पर आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी। उनके पिता सरस्वती पूजा और धार्मिक अनुशासन में विश्वास रखते थे, लेकिन घर की तंगी इतनी थी कि पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल होता था। यही संघर्ष आगे चलकर राधाकृष्णन की जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक बना। बचपन से ही उनमें ज्ञान की प्यास थी। उनके पिता चाहते थे कि बेटा साधारण नौकरी करके घर संभाले, लेकिन किस्मत ने उन्हें किताबों के संसार में भेज दिया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और आगे जाकर मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया। यहीं से उनकी सोच और विश्वासों का टकराव शुरू हुआ। मिशनरी शिक्षा पद्धति में भारतीय संस्कृति को अक्सर कमतर आंका जाता था। कई बार अध्यापक भारतीय वेदांत और उपनिषदों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते थे। एक संवेदनशील बालक के मन में यह गहरी चोट बन गई, लेकिन यही चोट उनके भीतर एक जिज्ञासा भी बन गई। क्या सच में भारतीय दर्शन इतना कमजोर है? क्या हमारे शास्त्र केवल मिथक हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने दर्शन शास्त्र को चुना। वे मात्र 17 वर्ष की उम्र में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज पहुंचे और वहां से दर्शन की पढ़ाई शुरू की। यहीं उन्होंने पश्चिमी विचारकों को पढ़ा, प्लेटो, अरस्तु, ह्यूम, कांट, हेगेल, और साथ ही गहराई से अध्ययन किया वेद, उपनिषद, भगवद गीता
और शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का। नतीजा यह हुआ कि उनके भीतर पश्चिम और पूर्व दोनों धाराओं के बीच सेतु बनाने की क्षमता विकसित हुई। उन्होंने महसूस किया कि सत्य केवल पश्चिम या पूर्व के पास नहीं है, बल्कि दोनों में है, और अगर कोई इन्हें जोड़ दे तो इंसानियत को एक नई दिशा मिल सकती है। उन दिनों वे पढ़ाई के खर्च के लिए किताबें उधार लेते थे, पुरानी किताबों में नोट्स बनाते थे, यहाँ तक कि ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई जारी रखते थे। लेकिन इस संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्हें यकीन हो गया कि गरीबी केवल बाहरी चुनौती है, असली दौलत तो विचार और ज्ञान में है। बचपन से लेकर युवावस्था तक उनके जीवन में दो बड़ी प्रेरणाएं रहीं, एक भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और दूसरी पश्चिमी दर्शन की तर्क शक्ति। इन दोनों ने मिलकर उस राधा कृष्णन को गढ़ा जो आगे चलकर दुनिया को यह संदेश देने वाले थे कि धर्म और दर्शन का असली मकसद विभाजन नहीं बल्कि एकता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बतौर शिक्षक अपना सफर शुरू किया। उनकी पहली नियुक्ति मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। वे बेहद युवा थे, लेकिन उनके विचारों की गहराई और अभिव्यक्ति की स्पष्टता इतनी अद्भुत थी कि विद्यार्थी उन्हें सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। उनके व्याख्यानों में भारतीय दर्शन की आत्मा झलकती थी। वे उपनिषद और भगवद गीता के सिद्धांतों को इस तरह समझाते कि आधुनिक युग का विद्यार्थी भी उसे अपनी जिंदगी से जोड़ पाता। उनके शब्दों में तर्क भी होता और भावनाओं की ऊष्मा भी। यही संतुलन एक असाधारण शिक्षक बनाता गया। 1921 में उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय में शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में बुलाया गया। यहाँ उन्होंने भारतीय वेदांत पर गहन शोध किया और कई लेख व किताबें लिखीं। उनका लेखन इतना प्रभावशाली था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें भारतीय दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। यह वह क्षण था जब भारतीय विचारधारा ने पहली बार पश्चिम के अकादमिक मंच पर सशक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राधा कृष्णन का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने पश्चिमी विद्वानों को यह समझाया कि भारतीय दर्शन केवल धार्मिक अनुष्ठानों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह गहन तर्क, आत्मचिंतन और मानवता की खोज का मार्ग है। उनकी पुस्तक इंडियन फिलॉसफी इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने और शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करना है। उन्होंने शिक्षा को आत्मा का विकास कहा और हमेशा इस पर जोर दिया कि विद्यार्थी में प्रश्न पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। 1949 में उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाया गया। वहां उन्होंने अपने शांत, संतुलित और दार्शनिक दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच विश्वास और संवाद का पुल बनाया। 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए और 1962 में वे देश के राष्ट्रपति बने। लेकिन सत्ता का ऊंचा पद भी उनके भीतर के शिक्षक को कभी दबा न सका। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे कहते, मैं सबसे पहले शिक्षक हूं, फिर कुछ और। इस तरह एक छोटे से गांव का साधारण बालक जिसने कभी गरीबी से जूझते हुए किताबें उधार लेकर पढ़ाई की थी, धीरे धीरे शिक्षा और दर्शन के माध्यम से देश और दुनिया के नेतृत्व तक पहुंचा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन केवल उपलब्धियों की सीढ़ियां चढ़ने की कहानी नहीं था, बल्कि संघर्षों और निर्णायक मोड़ों से भरा हुआ था। हर बड़ी ऊंचाई से पहले उन्होंने गहरी चुनौतियां झेली और उन चुनौतियों को अपने दर्शन के सहारे अवसरों में बदला। सबसे पहली चुनौती उनके बचपन की गरीबी थी। पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें कई बार ट्यूशन पढ़ाने पड़े, पुरानी किताबों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे कहते थे, कठिनाइयां हमें टूटने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें अपनी असली ताकत दिखाने का अवसर देती है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। दूसरी बड़ी चुनौती तब आई जब उन्होंने दर्शन शास्त्र को अपना विषय चुना। उस समय भारतीय दर्शन को पश्चिमी शिक्षा प्रणाली में महत्वहीन समझा जाता था। मिशनरी स्कूलों में उसे अंधविश्वास और कल्पना कहकर नकार दिया जाता था। लेकिन राधाकृष्णन ने ठान लिया कि वे भारतीय विचारधारा को उसी की गहराई और तार्किकता के साथ प्रस्तुत करेंगे। उनकी पुस्तकें और व्याख्यान इस नकारात्मक धारणा को तोड़ने में मील का पत्थर बने। उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन पढ़ाने का अवसर मिला। कल्पना कीजिए, एक भारतीय औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजों के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में खड़ा होकर कह रहा है कि भारतीय वेदांत पश्चिमी दर्शन
जितना ही गहन और तार्किक है। यह केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा की पुनर्स्थापना थी। राजनीतिक जीवन में भी चुनौतियां कम नहीं थीं। 1949 में जब उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाया गया, तब शीत युद्ध का दौर था। पूंजीवाद और साम्यवाद की टकराहट चरम पर थी, लेकिन राधाकृष्णन ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से पुल का काम किया। वे न तो किसी पक्ष में झुके, न ही विरोध किया। उन्होंने संवाद और आपसी समझ को ही समाधान बताया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके सामने यह चुनौती थी कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा की दिशा कैसे तय की जाए। देश अभी अभी गरीबी, अशिक्षा और विभाजन के घाव से जूझ रहा था। उन्होंने बार बार कहा कि अगर हमें मजबूत राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले मजबूत विद्यालय बनाने होंगे। इन सब संघर्षों में उनका दर्शन ही उनकी ढाल और तलवार रहा। वे मानते थे कि असली धर्म वही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाए, और असली शिक्षा वही है जो हमें संकटों में भी सही राह दिखाए। यही सोच हर मोड़ पर उन्हें मजबूती देती रही और उन्हें साधारण व्यक्ति से असाधारण नेता बना गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दर्शन केवल किताबों में लिखे गए सिद्धांत नहीं थे, बल्कि उनके जीवन की धड़कन थे। वे मानते थे कि दर्शन का असली मकसद जीवन को समझना और उसे बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा था, दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल पढ़ा जाए, यह तो जीवन जीने की कला है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी शिक्षा का उद्देश्य। वे बार बार कहते थे कि शिक्षा केवल तथ्यों को रटाना नहीं है। उनका मानना था, शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति के भीतर बुद्धि और चरित्र का सामंजस्य। आधुनिक भाषा में कहें तो शिक्षा वही है जो हमें सोचने की शक्ति दे और साथ ही हमें अच्छा इंसान बनाए। आज जब शिक्षा को केवल नौकरी का साधन समझा जाता है, तब उनका यह विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। दूसरा बड़ा सिद्धांत था धर्म और सहिष्णुता। उन्होंने धर्म को किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं जोड़ा। उनके अनुसार धर्म का असली अर्थ है मनुष्य को एक दूसरे के करीब लाना, करुणा और नैतिकता को बढ़ाना। वेदांत के अद्वैत सिद्धांत को समझाते हुए वे कहते थे, सभी आत्माएं एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि न कोई बड़ा है न कोई छोटा, हम सब एक ही सत्य के अंश हैं। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की विचारधाराओं को जोड़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि पश्चिम हमें विज्ञान और तर्क की शक्ति देता है, जबकि पूर्व हमें आत्मा और अध्यात्म की गहराई देता है। अगर ये दोनों साथ आ जाएं, तो मानवता को एक संतुलित मार्ग मिल सकता है। उनका तीसरा महत्वपूर्ण विचार था शिक्षक का महत्व। वे मानते थे कि शिक्षक केवल किताबें पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र का निर्माता है। इसी सोच के कारण उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार राष्ट्र की रीढ़ उसकी शिक्षा है और शिक्षा की रीढ़ उसके शिक्षक हैं। उनका दर्शन गहन होने के बावजूद सरल था। वे कहते, जीवन का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाना चाहिए कि हमने क्या पाया, बल्कि इससे कि हमने दूसरों को क्या दिया। ये विचार उनके पूरे जीवन का सार है। संक्षेप में कहें तो राधाकृष्णन की शिक्षाएं 3 स्तंभों पर खड़ी थीं। शिक्षा का आदर्श, धर्म की सार्वभौमिकता और मानवता की सेवा। यही वह मूल तत्व हैं जिनके सहारे उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन केवल एक व्यक्ति की सफलता की गाथा नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्र और मानवता के लिए एक विरासत था। उनका योगदान शिक्षा, दर्शन और नेतृत्व तीनों ही क्षेत्रों में इतना गहरा था कि उनकी छाप आज भी महसूस की जाती है। सबसे पहले बात करें शिक्षा पर उनके प्रभाव की। उन्होंने शिक्षा को केवल डिग्री या नौकरी तक सीमित नहीं किया, बल्कि इसे मानवता का निर्माण करने वाला साधन बताया। उनके विचारों के कारण भारत में शिक्षक का दर्जा ऊंचा हुआ। यही वजह है कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाना एक राष्ट्रीय परंपरा बन गई। ये दिन हर विद्यार्थी को याद दिलाता है कि असली नायक वह है जो हमें ज्ञान की रोशनी देता है। दूसरा बड़ा प्रभाव था भारतीय दर्शन की वैश्विक पहचान। राधाकृष्णन ने भारतीय वेदांत और उपनिषद को इस तरह प्रस्तुत किया कि पश्चिमी विद्वान भी उसकी गहराई को समझने लगे। उनकी किताब इंडियन फिलॉसफी को आज भी इस क्षेत्र में आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने पश्चिम को बताया कि भारतीय दर्शन केवल रहस्यमय नहीं, बल्कि तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला है। राजनीति में भी उनका प्रभाव कम नहीं रहा। उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने दिखाया कि सत्ता का पद भी विनम्रता और सेवा का माध्यम बन सकता है। वे हमेशा कहते, मैं सबसे पहले शिक्षक हूँ। राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने शिक्षा और नैतिकता को ही राष्ट्र की असली ताकत माना। उनका नेतृत्व इस बात का प्रतीक था कि राजनीति केवल सत्ता की दौड़ नहीं, बल्कि मूल्यों की रक्षा का साधन है। उनकी विरासत का एक और पहलू है धर्म और सहिष्णुता पर उनका दृष्टिकोण। उन्होंने हमेशा जोर दिया कि धर्म का
असली मकसद एकता है, विभाजन नहीं। उनकी यह सोच आज की दुनिया में और भी प्रासंगिक है, जहां अक्सर धर्म का इस्तेमाल मतभेद और संघर्ष के लिए किया जाता है। राधा कृष्णन हमें याद दिलाते हैं कि सभी धर्मों का सार एक ही है, मानवता की सेवा। आज उनके विचार न केवल किताबों में जीवित हैं, बल्कि हर उस कक्षा में सांस लेते हैं जहां शिक्षक और विद्यार्थी ज्ञान की मशाल जलाते हैं। हर उस समाज में मौजूद हैं जहां धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत को महत्व दिया जाता है। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता पद या धन से नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों से आती है। और यही कारण है कि राधा कृष्णन आज भी प्रेरणा का अटूट स्रोत बने हुए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन एक दीपक की तरह था, जो खुद जलता रहा लेकिन दूसरों के जीवन में रोशनी भरता गया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि शिक्षा केवल तथ्यों और डिग्रियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। उन्होंने कहा था, ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्ण करता है। ये वाक्य उनके दर्शन का सार है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन केवल ज्ञान ही काफी नहीं, उसमें करुणा, प्रेम और नैतिकता का संगम होना चाहिए, तभी जीवन सार्थक बनता है। आज जब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां प्रतिस्पर्धा, भौतिकता और असहिष्णुता बढ़ रही है, तब राधा कृष्णन की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि असली ताकत समझ और सहयोग में है, न कि विभाजन और संघर्ष में। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में शिक्षक बने। जरूरी नहीं कि हम सब कक्षा में खड़े होकर पढ़ाएं, लेकिन हम अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों के जीवन में रोशनी जरूर बांट सकते हैं। उनका यह विचार आज भी गूंजता है, हमारी राष्ट्रीयता हमारी मानवता से बड़ी नहीं हो सकती। यह एक ऐसा संदेश है जो सीमाओं, भाषाओं और धर्मों से परे जाकर पूरे विश्व को जोड़ सकता है। राधा कृष्णन ने हमें यह भी सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान के भीतर सीखने और सिखाने की ललक है तो वह हर बाधा पार कर सकता है। उनकी जिंदगी इसी का प्रमाण है। एक छोटे से गांव का बालक जिसने गरीबी में किताबें उधार लेकर पढ़ाई की, वही आगे चलकर देश का राष्ट्रपति बना और दुनिया को भारतीय दर्शन की महिमा समझाई। आज हमें उनकी यही सीख अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। शिक्षा को केवल साधन नहीं बल्कि साधना मानना, धर्म को केवल पूजा नहीं बल्कि करुणा मानना, और जीवन को केवल भोग नहीं बल्कि सेवा मानना। आइए हम उनकी इस अमर वाणी को अपना जीवन मंत्र बनाएं। शिक्षा का असली उद्देश्य है इंसान को अच्छा इंसान बनाना। यही वाक्य हमें हर अंधकार में राह दिखा सकता है, यही विचार हमें बेहतर समाज की ओर ले जा सकता है, और यही राधा कृष्णन की अमर प्रेरणा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चलती रहेगी।